नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ पे आज देख रहे हैं आज का जो आपका 5 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था आरपीएफ का, उसके बारे में उसमें जो जो क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन जो है दिखाया था, इसी आपको अभी प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें आरपीएफ के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों उसमें क्या है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था, फर्स्ट शिफ्ट का भी जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बोला था कि आप पूरा दिवस जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए फिर से आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को ही मनाया जाता है दोस्तों। पूरा का पूरा आपको इस चैनल पे आप ऑलरेडी आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे सर के द्वारा जो इसमें अपलोड किए गए थे, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट दिवस पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अच्छे से उसको एक बार फिर से देख लें, रट लें चीज़ों को। दिवस संबंधी प्रश्न आपके ज़रूर आएंगे। कल फिर आपका एग्ज़ाम है, जिनका भी एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के जो कानून मंत्री हैं वो है आपके रविशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन की इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब चीज़ों को अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, बार बार हर शिफ्ट में, हर आपके अलग अलग मंथ में एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों जो हैं उनका क्या नाम है, जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो जो है वो इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज़ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाली चीज़ आपको रटी रहनी चाहिए। हर एग्ज़ाम में आता है, कोई सा भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, न्यूटन की गति का पहला नियम है हमारा जड़त्व का नियम। ठीक है, देखिए न्यूटन के 3 नियम हैं, आपने पढ़ा होगा। एक आपका जड़त्व का नियम है जो कि प्रथम नियम है। दूसरा आपका क्या है दोस्तों, F=ma। ठीक है, जिसमें आपका बल जो है, बल का जो पूरा सूत्र है वो क्या है, F=ma से डिफाइन किया था। तीसरा जो इनका सूत्र है न्यूटन का वो क्या है, आपने पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का पूरा नियम है। ठीक है, तो जैसे कि बंदूक में से गोली का निकलना, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप लोग आइंस्टीन का जो पूरा नियम है और उसका प्रतिपादन वगैरह अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और आपका अगर हम लोग बात करें ओम के नियम से हमेशा आपके प्रश्न बनते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। न्यूटन का पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, आइंस्टीन का आपका E=mc² के बारे में अच्छी तरीके से देख लीजिए, उससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही आया हुआ था, मतलब तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, देखिए ये भी पूछा गया था। अगर आपने ये लगाया है आज स्वास्थ्य मंत्रालय तो वो बिल्कुल सही है। गोल्डन हाउस के लेखक कौन है, तो दोस्तों सलमान रुश्दी हैं गोल्डन हाउस के लेखक। देखिए मैंने आपको बोला था, पहला जो एनालिसिस मैंने कराया था उसमें भी मैंने आपको बोल रखा था कि गोल्डन हाउस के लेखक जो है सलमान रुश्दी हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने वहाँ पे आपको क्या बोला था कि आप लेखक को, पुस्तक के लेखक जो हैं उनको अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, आपको इस चैनल पे बताया गया होगा ऑलरेडी कि कौन कौन से आपके अलग अलग पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऑलरेडी इसके बारे में अपलोड किए गए हैं। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है हमारा, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए दोस्तों, जो दिसंबर में आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें भी गुणसूत्र संबंधी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। गुणसूत्र का थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। आनुवंशिकता का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। आनुवंशिक जो लक्षण हैं क्या क्या होते हैं, किसकी वजह से कैसे कैसे पास होते हैं, आनुवंशिक जो आपके रोग होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के जनक आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता होगा, तो उन्होंने क्या कौन सा पौधा लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, तो किसका गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, तो पुरुष का होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि XY जो होता है वो पुरुष का क्रोमोसोम होता है और XX किसका होता है, महिला का होता है। ठीक है, तो XY में Y जो होता है, Y क्रोमोसोम हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है, तो Y क्रोमोसोम हमेशा पुरुषों में पाया जाता है, इसीलिए जो है संतान में लिंग निर्धारण के लिए आपका पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा कोशिकीय अंग क्या है, राइबोसोम है। अगर आपने राइबोसोम टिक किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपके आने वाले एग्जाम अगर अभी होने वाले हैं तो ये बात याद रखिए, कोशिका और कोशिकांग बढ़िया से पढ़ लीजिए। सेल और सेल ऑर्गेनल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसका कम से कम इतनी चीज़ें पढ़ लीजिए जो आपको अभी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो ये सब पढ़ लीजिए कि आपका कहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होती है सेल में। ठीक है,
और आपका जो पूरे सेल में जो द्रव्य भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो दोस्तों पूरे सेल में द्रव्य भरा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो आपका जीव द्रव्य हो गया, उसके अलावा कोशिकांग के बारे में हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारा, उसको हम लोग ऊर्जा का घर कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसा एंजाइम होता है कि वो जितना भी कोशिका के से अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के फंक्शन के बाद निकलता है उसको वो पूरा खत्म कर देता है, पचा देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है, तो वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिका के जो मेन कोशिकांग हैं उनका थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लीजिए, और उसकी खोज भी पूछी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, तो बिहार की ये प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। किसी कार बस में ब्रेक लगने का क्या कारण है, ठीक है, तो घर्षण है। देखिए दोस्तों ये आपका ऐसा क्वेश्चन है घर्षण वाला जो एक डेली लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स से ही रिलेटेड है, डेली लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की, प्रेशर कुकर में खाने जल्दी क्यों पकते हैं, तो उच्च क्वथनांक के कारण जल्दी खाने पकते हैं। पहाड़ों पर जाने के पर क्या ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर में खाना लेट से पकता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग 9th-10th के फिजिक्स में पढ़ा करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फिजिक्स में से ज़्यादातर जो एक पैटर्न चल रहा है अभी इस टाइम एग्जाम में वो क्या है कि कौन सा उपकरण किस लिए यूज़ हो रहा है, और कौन सा ऐसा उपकरण है जो आपका किसी ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट करा, ये सारी चीज़ें उसको पढ़िए, ठीक है। और ये सब आपका जो बेसिक चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए, जो डेली लाइफ से जो आपका प्रश्न बन सकता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। अगर आपने अशोक लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। FSDC की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, तो दोस्तों नई दिल्ली में FSDC की 19वीं बैठक आयोजित हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है, सौर जल निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। तो सौर जल निधि योजना किसने शुरू की है दोस्तों, उड़ीसा की राज्य सरकार ने शुरू की है। इसके बारे में डिटेल आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी, सर ने आपको बहुत सारे इससे संबंधित करंट अफेयर के से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको दिए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आर्सेनिक की परमाणु संख्या कितनी होती है, अब यहाँ पे ये पूछा गया है दोस्तों। तो आर्सेनिक की परमाणु संख्या हमारी होती है 33.74। देखिए पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आवर्त सारणी पूरा पढ़ लीजिए, उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आवर्त सारणी का जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन, आपका कौन सा जो है सबसे हल्का तत्व है, कौन सा भारी तत्व है, सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं, ठीक है। परमाणु संख्या, परमाणु भार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। देखिए ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो लोहे पर जंग किस कारण लगता है, ऑक्सीडेशन के कारण लगता है। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लोहा जो होता है उसमें हमारा Fe पाया जाता है, Fe ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीडेशन उसमें हो जाता है, ठीक है, इसी कारण जंग लग जाता है। सूचना का अधिकार, अब देखिए एक क्वेश्चन इससे आपको और बन सकता है, लोहे पर जंग की, इसके लिए हम लोग किसका लेपन करते हैं, जंग से बचाने के लोहे पर हम लोग किस चीज़ का लेपन करते हैं, जिंक का लेपन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ था दोस्तों, तो 2005 में लागू हुआ था। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है, तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे अधिकतम प्रतिनिधित्व है। अब देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया आपका, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। देखिए जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, जी का मान क्या है, कहाँ पे सबसे न्यूनतम होता है, गुरुत्वाकर्षण के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया दोस्तों। बाकी ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले से बता दिए हैं दोस्तों। अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका जो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसको आप लगातार देखते रहिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे जो कल आपका एग्ज़ाम है वो आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा उसको आप देखिएगा, उसको ध्यान से। आगे अभी हम लोग बहुत सारे वीडियो अभी इससे संबंधित अपलोड करने वाले हैं, चीज़ों को और डिटेल में अभी हम लोग बताएंगे। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, इसको और डिटेल में हम लोग जाएंगे और इसको अभी अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लगातार, हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग आपको जो भी पेपर हो रहे हैं उनके रिव्यू एनालिसिस करवा सकें, ताकि आपको आइडिया लगे आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा।
और आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, मुझे पता है आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। और थोड़ा सा अगर हम लोग के साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट सिद्ध हो सकता है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम अगर कल है तो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंट रहिए और पूरे